नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिविल पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तथा डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के संदर्भ में जो रीएम्प्लॉयड होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट, चाहे वो डिसेबिलिटी एलिमेंट या डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, उनको किस किस केस में डीए मिलता है और किस में नहीं मिलता है, और उनके पे प्रोटेक्शन के बारे में जो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सर्कुलर जारी किया है पीसीडी इलाहाबाद ने, और बहुत अच्छी खबर है अब इसमें जिसमें डीए का स्पष्टीकरण दिया है। तो आइए देखते हैं विस्तार से इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये सर्कुलर नंबर 200 जो 12 अप्रैल 2018 को पीसीडी इलाहाबाद ने जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ डीएनएस रिलीफ टू रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स और एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर्स। तो अब इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया पीसीडीए ने। दोस्तों, विभिन्न संस्थाओं के साथ साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तथा पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसीज द्वारा रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स और एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर्स के लिए जो महंगाई भत्ता देने के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस मुद्दे को गहराई से अध्ययन करने के बाद पीसीडीए ने सर्कुलर नंबर 200 जारी किया, जिसके मुख्य बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा और आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 18 जुलाई 1997 में गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि सिविल पेंशनर जो ग्रुप ए के रैंक्स के बिलो के हैं और सैन्य कर्मी पेंशनर जो कमीशन रैंक से बिलो रैंक के हैं, उनको रीएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर अगर उनकी पे स्केल मिनिमम फिक्स की जाएगी तो वो डीएनएस रिलीफ के इंटाइटल होंगे, जिसके लिए पेंशनर्स को पेंशनर्स देने वाली संस्थाएं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ये सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, कंपनी, बैंक इत्यादि जो भी संस्थाएं हैं वो एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। पहला पॉइंट, री एम्प्लॉयड पेंशनर चाहे वो सिविल से हो या मिलिट्री से सेवानिवृत्त हुआ हो और वह ग्रुप ए और बिलो कमीशन रैंक के नीचे का कर्मचारी हो, ये मेंशन करना पड़ेगा सर्टिफिकेट में। दूसरा पॉइंट दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पेंशन की संपूर्ण धनराशि जो सैंक्शन की गई है रीएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर वो इग्नोर की जाएगी। तीसरा पॉइंट, केंद्र सरकार से रिटायरमेंट होने के बाद रीएम्प्लॉयड और ऑब्जर्वी की पे स्केल में मिनिमम पे फिक्स की जाएगी। और दोस्तों, चौथा और लास्ट पॉइंट, एडवांस इंक्रीमेंट के साथ हायर स्टेज पर पे फिक्स होती है तो लास्ट पे ड्रांट का पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, पेंशन भोगियों को पेंशन संस्थाओं द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसमें ये सारी चीजें मेंशन करनी होंगी। अब ये उदाहरण में देखिए दोस्तों, एक सैन्य कर्मी पेंशन भोगी जो पे स्केल 5,770 से लेके 8,290 रुपए जो 1 जुलाई 2002 से लागू था, और वह सैन्य कर्मी पे ड्रॉ करता है 6,330 रुपए, और 55 साल पूरी करने से पहले वो अक्टूबर 2002 में सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसकी पेंशन 3,165 रुपए बनती है, और माना कि वह री एम्प्लॉय हो जाता है सिविल पोस्ट के लिए 1 दिसंबर 2003 को, जहां पर उसका पे स्केल है 5,000 से लेके 8,000 के बीच, और यह सैन्य कर्मी नॉन कमीशन पोस्ट पर था रिटायरमेंट से पहले। अब देखिए दोस्तों, वो री एम्प्लॉय हो जाता है सैन्य कर्मी और उसकी पे फिक्स होती है 5,600 रुपए, जिसको कि 4 एडवांस इंक्रीमेंट देने के बाद, तो वो पेंशन भोगी डीए रिलीफ लेने का इंटाइटल यानी हकदार होगा, क्योंकि उसकी जो री एम्प्लॉयमेंट पे फिक्स हुई है वो उसकी लास्ट जो पे मिलती थी 6,330 उससे कम है। और अगर वो सैन्य कर्मी की पे फिक्स हो जाती है री एम्प्लॉयमेंट पर 6,500, जिसमें 10 एडवांस इंक्रीमेंट ग्रांट करने के बाद जो कि सर्विस के दौरान लास्ट पे मिल रही थी 6,330 रुपए, उससे ज्यादा है, इस कंडीशन में पेंशन भोगी को री एम्प्लॉयमेंट के बाद उसकी पेंशन पर ये रिलीफ नहीं मिलेगी। अब दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों,
वही सैन्यकर्मी जो हमने पहले उदाहरण में पेश किया वो रीएम्प्लॉय हो जाता है सिविल पोस्ट के लिए, और वो पे स्केल 7,500 से लेके 12,000 के बीच में, और उसको मिनिमम पे फिक्स कर दी जाती है, तो उसको डीए रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी भी सिचुएशन में अगर उसको एक एडवांस इंक्रीमेंट ग्रांट कर दिया तो वो पेंशन भोगी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डीएनएस रिलीफ के लिए, उसको डीए रिलीफ नहीं मिलेगी। और दोस्तों रीएम्प्लॉयमेंट के दौरान दूसरे किसी अन्य केसों में डीए रिलीफ देने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, डिसेबिलिटी एलिमेंट और डिसेबिलिटी पेंशन, ये जो है ये भी दोनों पेंशन के ही प्रकार हैं। इन पर भी डीएनएस रिलीफ ठीक उसी तरीके से एडमिसेबल है जो पहले ऊपर वाले प्रोसीजर में दिया गया है। और देखिए दोस्तों, पेंशन के ऊपर डीए रिलीफ मिलना दोबारा से शुरू उस समय होगा जब री एम्प्लॉयड कर्मचारी पेंशन भोगी री एम्प्लॉयमेंट का सीजेशन सर्टिफिकेट अपने पे डिस्पर्सिंग एजेंसीज को हैंडओवर करेंगे। देखिए दोस्तों, जो पेंशन भोगी कंसोलिडेटेड पे विदाउट डीएनएस अलाउंस लेते हैं री एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर, उनको डीएनएस रिलीफ पेएबल है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर्स जो कि एलिजिबल डिपेंडेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, इनको जो डीएनएस रिलीफ है जो टाइम टू टाइम एप्लीकेबल है उस हिसाब से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, पीसीडी इलाहाबाद ने जो 200 नंबर सर्कुलर जारी किया था री एम्प्लॉयड पेंशनर्स और एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर के संदर्भ में, तो ये थी डिटेल जानकारी उसके ऊपर। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, फायदेमंद है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।